स्ट्रेंथ कम क्यों है क्लास में? अच्छा, अभी आ रहे हैं. द स्टूडेंट्स आर स्टिल कमिंग. Arpit, kindly brief what we have studied yesterday. Yes, sir. Sir, yesterday we studied biodiversity at global and national level. सब कुछ एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, जस्ट बाय टेकिंग 3-4 मिनट्स आप उसको ब्रीफ कीजिए. सर फर्स्ट पॉइंट सर ये डिस्कस किया था कि सर जो हमारा सर पृथ्वी है सर उस पे 1.8 मिलियन टाइप के स्पीशीज मतलब पाए जाते हैं सर, जो ह्यूमन बींग्स के लिए नोन है, जिनकी सर रिसर्च हो चुकी है. पर सर साइंटिस्ट ने एस्टिमेशन लगाया हुआ है कि सर अभी भी काफी ज्यादा स्पीशीज है जो हम अननोन है. और सर उनकी उन्होंने रेंज बताई है कि 1.5 टू 20 बिलियन स्पीशीज हो सकती है पूरे अर्थ पे. ओके. सर सेकंड पॉइंट डिस्कस कैन किया यू था कि कैन यू सर कैन यू ओके, सेकंड पॉइंट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश? सर डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर रिच इन स्पीशीज बट डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट रिच. सर इसका मतलब है कि सर जो डेवलपिंग कंट्रीज है सर उनके वो रिच होती है सर बायोडाइवर्सिटी में. पर सर इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने सर वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया है. उनके पास भी सर रिसोर्सेज हैं, पर सर वो उन्होंने मतलब रिसोर्सेज को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर किया है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, कैन एनीवन एल्स मेंशन? रोशन, थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया था? सर सर थर्ड पॉइंट सर, पहले सर इंग्लिश में कह देता हूँ सर. दोज ओके. कंट्रीज those countries like India's are rich in biodiversity, sir. But sir, in comparison to sir, North American countries like Brazil's, Bhutan's are more rich in compared to India, sir. लिसन लिसन, होल्ड ऑन. नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में ब्राज़ील आता है. ब्राज़ील कम्स अंडर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. बट भूटान एंड मलेशिया जो है, ये हमारी एशियन कंट्रीज हैं. ठीक है, तो इनको नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में काउंट मत कीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बताइए. ओके सर. सर ये जो कंट्रीज है सर, सर भूटान से मलेशिया और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज सर, वो जो ज्यादा रिच है सर इंडिया के कंपैरिजन में सर बायोडाइवर्सिटी में सर. ये ओके, थर्ड पॉइंट. ये थर्ड पॉइंट हुआ उस रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं एट नेशनल लेवल, व्हेन वी आर डिस्कसिंग बायोडाइवर्सिटी एट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल मींस इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज. ठीक है, आगे. आगे सर अनदर पॉइंट सर, इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सर, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सर इंटरनेशनली सर. वर्ल्ड हेरिटेज साइट is framed to protect the biodiversity area. The World Heritage Site like Nanda Devi in Himalayas, sir, Sundarban in West Bengal, Kaziranga in Assam, and the Bhaktapur in the UP, Bharatpur in the UP, and the Mansa on the border of between the Bhutan and India, sir. This comes under the World Heritage Site and are protected by the World Heritage Site. ओके, नेक्स्ट. एक पॉइंट और था ना? Yes, sir. एक पॉइंट और है सर. कोई और स्टूडेंट विल लाइक टू प्रेजेंट दैट पॉइंट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ टुडेज? कहाँ है प्रिया? Yes, sir. यस, लास्ट पॉइंट क्या था? So the last point is India has also signed the agreement at national level, that is CITES convention, that is in this convention in the trade of endangered species, which is intended to reduce the utilization of endangered plants and animals by controlling trade in their products. इसमें ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल पे साइट. इसमें हमें जो स्पीशीज खत्म होती जा रही है उनको बचाना है, जो इसको इलीगली यूज कर रहे हैं मार्केट वगैरह में प्रोडक्ट में, उनको रिड्यूस करना उनको. ओके, सो द वॉइस, एक सेकंड रुकिए, द वॉइस इज कमिंग. Am I audible to everyone?
यस सर। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या क्या खतरे हैं। मीन्स थ्रेट्स, वो जो बायोडाइवर्सिटी स्पेशीज है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशीज, ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम्स, what are the troubles, what are the threats, what are the difficulties they are facing to their existence। ठीक है, इसमें इस लेक्चर को आज हम दो तरीके से पढ़ेंगे, बिकॉज आई वॉज रीडिंग द रिसर्च पेपर ऑन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो आज के लेक्चर में आपको दो बेनिफिट्स हैं। हम मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी वी विल बी डिस्कसिंग। सेकेंडली, आई विल शो यू वन वेरी गुड रिसर्च पेपर which is just wait, एक सेकेंड। यार ये शेयरिंग कैसे होगी, शीट कैसे दिखाऊं मैं उनको? प्रेजेंट कर रहे हो, दिख रही है? नहीं, शीट कहाँ दिख रही है? ये अगर ऐसे करूंगा तब दिखेगी? दिख जाएगी। ऐसे? हाँ, आइकॉन ठीक। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ये Yes, जो sir. मैं जो शीट दिखा रहा हूँ आपको विजिबल है? यस सर। ओके, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। हेलो एवरीवन, ये जो शीट जो रिसर्च पेपर की मैं दिखा रहा हूँ ये भी विजिबल है? यस सर। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है वो हम एक रिसर्च पेपर, मतलब जो हमारे मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी है उस पे बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से रिसर्चर भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। वो उस पे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उस पे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और उस पे दुनिया का ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो हमारी स्पीशीज़ है, जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसको क्या क्या मेन थ्रेट्स हैं। तो पहले हम I think the sheet is visible to everyone. Is it? Yes, sir. Okay. Yes. So I am sharing the sheet, but beside that I would request everyone कि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, यू प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो वो अगर समझ में आती है तो आप अपनी भाषा में उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप अपनी पेंसिल से भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, मेन थ्रेट्स जो है बायोडाइवर्सिटी के, वो है उस इनको कहीं अगर आपको लगे तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपी एज वेल। मेन थ्रेट्स जो है बायोडाइवर्सिटी के, वो है, पहला पॉइंट जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। सेकंड जो है, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, सो जो पहला जो मेन थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को लेकर वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए, मानव को जो प्रकृति ने संसाधन दिए थे, द रिसोर्सेज विच नेचर हैज गिवन टू द मैनकाइंड बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ ग्रीड, मैं यही कहूँगा, उसने अपने लालच में उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के साथ साथ उनका मिसयूज भी बहुत किया है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उनको दे आर अंडर थ्रेट्स। सेकेंड पॉइंट इसमें है, फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। सेकेंड पॉइंट जो है, ये आप नोट भी कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। थर्ड पॉइंट, फिर हम इन पॉइंट को एक साथ साथ है ना, इनको हम डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई मेंशन?
Sir, human activities and loss of habitat. Loss of habitat. And second point which I have told, that is? Sir, deforestation. Okay. Third point is desertification. 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 ठीक है? Yes, sir. फोर्थ पॉइंट है मरीन एनवायरनमेंट. अब इसमें हम हर चीज का डिस्कशन करेंगे, थल का भी करेंगे, जल का भी करेंगे. तो फोर्थ इज मरीन एनवायरनमेंट. ठीक है. फिफ्थ है इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड. फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड. लिखा प्रिया? Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज. लिखा? Yes, sir. ओके. सो संजीव आप क्लास में हैं आज? नवनीत, आर यू देयर इन द क्लास? नवनीत, आर यू देयर इन द क्लास? हरमीत सिंह, गुरसिमरनजीत, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यस सर. अब आप ये बताइए कि जो मैंने 6 पॉइंट्स अभी आपको लिखवाए हैं इन द मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, Okay, this is the डिफोरेस्टेशन. first point. Okay. हाँ जी. थर्ड पॉइंट डिसर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन. Desertification. यानी कि अपनी उपजाऊ मिट्टी को, उपजाऊ जमीन को एक रेगिस्तान में तब्दील कर देना, उसको बोलते हैं ठीक है। डिजर्टिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट. मराइन एनवायरनमेंट. नेक्स्ट. इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ थ्रेड. ओके. एंड नेक्स्ट. सिक्स्थ है सर क्लाइमेट चेंज. ओके, ठीक है. तो अब अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट की बात करें, इसमें ये देखिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं दे हैव कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जो मैं आपको शीट भी शेयर कर देता हूं. ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग ए लॉस ऑफ बायोलॉजिकल. शीट दिख रही है सबको? यस सर. ओके. Yes, sir. यस सर. Human activities are causing a loss of biological diversity among animals and plants globally, estimated at 50 to 100 times the average rate of species loss in the absence of human activities. ठीक है. देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उन्होंने सबसे ज्यादा, अगर हम बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की बात करें तो उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, ये आप लिख भी सकते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज ने डैमेज किया है, दैट इज अराउंड 50 to 100 टाइम्स. जो रेट है उसका 50 to 100 टाइम्स द एवरेज रेट ऑफ स्पीशीज लॉस इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. यानी कि मानव ने जो तरीके अपनाए हैं जीने के या रिसोर्सेज को, समझ लीजिए जो भी पॉइंट मैं समझा रहा हूँ वो यहीं पे समझ के जाना है क्लास में. मानव जाति ने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के तरीके अपनाए हैं, उनसे जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ है वो 50 से 100 गुना ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती. यानी कि एक अपने एक नॉर्मल रेट पे एक प्रजाति जन्म लेती है, एक नॉर्मल रेट पे उस प्रजाति का अंत होता है या उस स्पेशीज का अंत होता है, लेकिन अंत का मतलब है वो मृत्यु होती है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उन्होंने अपनी एक्टिविटीज के जरिए उस रेट को 50 से 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है. आप समझ रहे हैं? यानी कि जो हमारी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है या जो हमारी स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी है, उनका इस्तेमाल या उनका मिसयूज जिस तरह से मानव जाति ने किया है, तो उनके सर्वाइवल का जो रेट था वो 50 से 100 गुना उन्होंने कम कर दिया. सर्वाइवल रेट यानी उन्होंने मानव जाति ने अपने लालच में उस
बायोडाइवर्सिटी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो 50 से 100 गुना ज्यादा तेज गति से खत्म होती जा रही है। आई बात समझ में? यस सर। सबको आई बात? यानी कि और इसमें अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो दो पॉपुलर स्पीशीज हैं हमारे पास। एक आती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा आती है कोरल रीफ्स। इनको भी मैं समझा देता हूं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर एम्पल, जहां जो वर्षा होती है वो बहुत नियमित रूप से होती है, रेगुलर वर्षा होती है। यानी कि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जहां पर वर्षा निरंतर होती है और निरंतर उन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट या ग्रोथ होता रहता है। तो जिन जिन वृक्षों का या जिन जंगलात का, जिन फॉरेस्ट का विच आर हैविंग हाई रेगुलर रेनफॉल and they are getting richer and richer in their growth, तो वो हमारे लिए बहुत सारे संसाधन मानव जाति के लिए देते होंगे, राइट? फर्स्ट ये। सेकेंडली एक मोर इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है, वो है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स का डिस्कशन हमने शायद ओशियन रिसोर्सेज में किया था। कोरल रीफ्स वो रॉक्स हैं जो मैंने आपको बताया था, जो रिएक्शन के साथ है ना ओशियन के नीचे बनती हैं, जो जिनसे आपको है ना कई सारे संसाधन। व्हाट कोरल रीफ्स का डिस्कशन किया था हमने ओशन रिसोर्सेज में, क्या डेफिनेशन बताई थी उसकी? बताइए। अर्पित, यस कोरल सर। रीफ के बारे में बताया था कि ये अंडर वाटर इकोसिस्टम्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स की फॉर्म में होते हैं। याद ध्यान आया कुछ? यस सर। ठीक है। तो दीज आर द टू पॉपुलर स्पीशीज। ये मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं और कोरल रीफ्स हैं, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा रिच हैं अपने आप में इन चीज़ों को, नेचुरल संसाधनों को लेकर, लेकिन वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अंडर थ्रेट इसलिए है क्योंकि वी हैव बीन कन्वर्टिंग दोज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर आवर लैंड यूज। यानी कि वक्त के साथ साथ हम जो है उन वृक्षों को काट रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए और उनको हम लैंड यूज में लेके आ रहे हैं। तो अगर दो स्पीशीज की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैज लेड टू द डैमेज to biodiversity and it has increased the rate by 50 to 100%. For example, if we talk about tropical forest, then tropical forests depend upon tropical forests are those forest areas where we used to get regular rainfalls, and they becomes richer and richer and they grow in a very richer form. But tropical forest को threat कैसे है मानव जाति से? वो इस तरह से threat है कि उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को काट कर उसको हम इंसान के लैंड यूज में लेके आ रहे हैं। यानी धीरे धीरे जंगल, वही बात आती है, धीरे धीरे जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि इंसान ये उनको काट रहा है। उनको काटने के बाद वो अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है उस जमीन को। ठीक है, इसलिए पहला थ्रेट तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का वो है। अब सेकेंडली कोरल रीफ्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कोरल रीफ के एग्जाम्पल में ये है कि वो जो कोरल रीफ्स हैं, दे आर वेरी यूजफुल फॉर द, दे यूज टू प्रोवाइड वेरियस रिसोर्सेज टू द मैनकाइंड, बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉल्यूशन इन द सी एंड ओशियन has led to the danger for the survival of these coral reefs. So these are the two examples where human activities are causing threat to biodiversity. दोनों बात समझ में आई? डेफिनेशन, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से थ्रेट कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को। सेकेंडली उसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और कोरल रीफ का एग्जाम्पल से किस तरह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है मानव जाति के एक्शन से। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? गिव रेस्पॉन्स। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सेकंड है, देखिए इसमें आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, जहां तक आपका
आप इमेजिन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मानव जाति की वजह से जो हमारी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इसमें हम और चीज़ भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम सेकेंड पॉइंट में हमने बोला डिफॉरेस्टेशन में भी वही पॉइंट आ जाता है कि जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटेगा तो उसमें पहला तो जो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा वो होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। पहले तो फॉरेस्ट जो है वही खत्म होंगे, उसके साथ साथ उसमें जो रहने वाली स्पेशीज हैं वो भी एक्सटिंक्शन के रेट पे आ जाएंगी। बात आ रही है समझ में? यस सर। यानी कि Yes, देखो, दिस इज अ वेरी सोशल इशू, दिस इज अ वेरी सोशल थिंग टू डिस्कस अबाउट। तो इसमें आप अपनी भाषा में है ना उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली समझाया जा सके। इसमें हम इसी तरीके से चर्चा कर सकते हैं कि जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन पे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट देखिए, जंगल जो है वो 80%, आई एम यूजिंग वन टेक्निकल वर्ड, 80% कंटेन करते हैं वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी को। वो हर चीज प्रोवाइड करते हैं मानव जाति को। उसमें वुड है, उसमें फूड है, उसमें बायोमास है, ठीक है। देखिए, जहां हम किसी भी रिसोर्स की बात करेंगे हम उसकी उपयोगिता सबसे पहले डिस्कस करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट देन वी कैन टेल दैट हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस, ठीक है। कि भाई जंगल है, जंगलों से हमें फ्यूल मिलता है, लकड़ी मिलती है, जंगलों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जंगल हमारी सॉइल को बांध के रखते हैं, सॉइल जो उपजाऊ जो उसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, फ्लड आने से रोकते हैं, ठीक है। अब क्या है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी की बात करें अगर डिफॉरेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कहेंगे कि वक्त के साथ साथ जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं। देखिए, करंट प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट डिमांड फॉर वुड विल रफली डबल ओवर द नेक्स्ट 50 years, which will make increasing use of sustainable forest practice more difficult. In addition to threat to biodiversity and potential shortage in the supply of food products, the degradation of forests represent an enormous potential source of greenhouse gas emissions. ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट को अगर हम वक्त के साथ साथ काटते जाएंगे तो उसके क्या क्या हानि हमें उठानी पड़ेगी। नंबर एक, ये सब कुछ वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बताइए, अगर डिफॉरेस्टेशन इसी गति के साथ चलता रहा तो क्या क्या नुकसान होंगे। पहला सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी सर। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रीजन ये है कि क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। यस सर। राइट। दूसरा पॉइंट, अगर डिफॉरेस्टेशन का क्या नुकसान होगा, फ्लड आएगा सर। फ्लड्स आ जाएंगे, यानी कि जो वृक्ष जो है जो वर्षा के पानी को रोकने का काम करते थे वो भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, बताइए। सॉइल इरोजन। फोर्थ सर मेडिसिनल प्लांट गायब हो जाएंगे सर, इंडेंजर हो जाएंगे। ठीक है, इतने काफी हैं। अब जब इतने सारे, अगर आप फॉरेस्ट को काटते जाएंगे तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं या स्पेशीज हैं, पहला तो यही हो गया कि एक्सटिंक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, एक्सटिंक्शन ऑफ द वैल्यूएबल ब्रीड्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, वो तो खत्म हो गई। यानी एक बायोडाइवर्सिटी तो इसी तरीके से खतरे में है कि अगर आप वृक्ष काटेंगे तो वृक्ष और जंगल्स जो है वो खुद अपने आप में खतरे में है। अगर वो खतरे में है तो उनके बीच में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, अन्य प्रजातियां हैं, वो भी अपने आप खतरे में है, राइट। सो दिस इज द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इफ यू आर गोइंग फॉर डिफॉरेस्टेशन। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट हैं जो ऑक्सीजन मेकिंग का काम करते हैं, अगर वो भी कम वो फॉरेस्ट नहीं रहे और वो रोल प्ले नहीं हो पाया तो ये भी मानव जाति के सर्वाइवल पे भी एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस डिफॉरेस्टेशन पॉइंट को अगर हम देखें तो जंगलों के ना रहने की वजह से खुद पेड़ पौधे तो खत्म होंगे ही होंगे, उसमें रहने वाले जो हेलो सर, क्लास चल रही है सर, मेरी क्लास
यानी कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन में जो फॉरेस्ट हैं वो तो अपने आप में खत्म होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जिन्हें हम छोटे छोटे जीव जंतु हैं या जानवर हैं, वो भी खत्म होंगे। और तीसरा मानव जाति के लिए भी दिक्कत पैदा होगी। तो दिस इज ऑल्सो ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन इज लीडिंग ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बात आई समझ में? यस सर। I want more response from other people. sir. यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मरीन एनवायरनमेंट। मरीन एनवायरनमेंट में हम किस चीज की बात करते हैं? बताइए, मरीन एनवायरनमेंट में हम किस चीज की बात करते हैं? aquatic life. आवाज नहीं आ रही। एक्वेटिकल लाइफ सर। एक्वेटिक यानी कि हम ओशियंस की बात कर रहे हैं। मरीन का वर्ड ही ओशियन, वाटर, जल। ठीक है, शीट दिखाई दे रही है जो मैं शेयर कर रहा हूं? यस सर। यस सर। हाँ, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मरीन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओशियन। ठीक है, अब ये देखिए, पृथ्वी पर जो ओशियन है वो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। ठीक है, वो मानव जाति को और जीव जंतुओं को बहुत सारे संसाधन भी देते हैं, लाइक सी फूड, लाइक बिजनेस, that economic activities are also dependent on ocean. Climate change is also dependent on ocean. ये मैंने ओशियन रिसोर्स भी आपको समझाया था डिटेल में। ठीक है, इन सब के जो संसाधन, यानी जो एक्चुअली एक तो यहाँ पे काम चल रहा है, उसका शोर बहुत आ रहा है, इट इज एवरी सेकंड डिस्टर्बिंग। जो संसाधन ओशियन का 70% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है, हमारे ओशियन ने कितना परसेंटेज कवर कर रखा है? हाउ मच परसेंटेज ओशियन हैज कवर्ड ऑन प्लैनेट अर्थ? 70 सर। 70%। और हमारा जो ओशियन है वो हमें क्या क्या चीजें प्रदान करता है? बताइए। नंबर 1 सी फूड। नंबर 2 ओशियन रिसोर्स का क्या क्या वो है? सर एनर्जी भी देता है सर। और क्या रोल है? एक मैंने शायद ओशियन कोई साइकिल और रिसोर्स भी आपको समझाए थे। कार्बन साइकिल को सर बैलेंस करने में हेल्प करता है। वेरी गुड। टाइडल एनर्जी सर। ठीक है, और सर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं सर, वो भी ओशियन के नीचे से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सर। अच्छा, और जो अलग अलग देशों के बीच में जो ट्रेडिंग है, उसमें भी ओशियन रूट्स जो है वो एज एन इकोनॉमिक एडवांटेज वो मानव जाति को देते हैं। यानी कि ओशियन का आप देखें तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उसका योगदान है। वो हमें भोजन प्रदान करता है, वो क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है, वो ट्रेड में हेल्प करता है, वो जो कार्बन साइकिल है और जो साइकिल्स है उनको बैलेंस करने में सहायक होता है। ठीक है, अब अगर ओशियन को, यानी कि जल के स्रोत को आप पॉल्यूट करें, ठीक है, उसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक या ये वाला वेस्ट डालते रहें, ठीक, या उस ओशियन का ओवर यूज करें, तो उसके ओशियन का तो अपने आप साथ साथ उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु या प्रजातियों का सर्वाइवल एक एक्सटिंक्शन के लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यस सर। बात आ रही है sir. समझ में? यानी अगर आप ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो ओशियन को पॉल्यूट करें, उनको ओवर एक्सप्लॉइट करें, ठीक है, तो जो ओशियन है वो इस तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो जाएंगे या खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे कि उसमें रहने वाले जीव जंतु और जो संसाधन वो मानव जाति को प्रदान कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। सो दैट इज ए थ्रेट टू दिस बायोडाइवर्सिटी। बात आगे समझ में ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया है? इंक्रीजिंग सर। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया है इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड? अपने IQ लेवल पे कोई कुछ बोलना चाहेगा? वुड एनीबॉडी प्रेफर टू स्पीक समथिंग? सर वाइल्ड लाइफ का सर जो उसका जो सर पार्ट है सर उसको बेचते हैं सर। यस, अब आप ये हाँ जो आप वन हर्ड सर और एलिफेंट का दांत हुआ सर उसका, यानी कि जो आपके जानवर हैं उनके अंगों का व्यापार, उनके अंगों का इलीगल व्यापार। अगर जो जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे टॉर्टस है, कछुआ है, उसको अपने पालतू जानवर की तरह पालना वो निषेध है, लेकिन उसकी तस्करी भी होती है। ठीक है, चाइना में देखें तो उसको मार के खाया भी जाता है। तो जब ठीक, और उसके साथ साथ और भी जो जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, उनका आप उनकी जैसे बंगाल टाइगर्स हैं या टाइगर्स हैं, पूरे विश्व में ही शायद बहुत कम संख्या उनकी रह गई है। ठीक है, तो अगर ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इफ इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, तो ये डायरेक्ट थ्रेट है टू द बायोडाइवर्सिटी दैट द स्पीशीज विल कम ऑन द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इसमें जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ये बहुत बहुत बड़े स्तर पर है, इट इज ऑन द इलीगल बेसिस, एंड द स्पीशीज विच आर नॉट इवन टू, जिनको आप पालतू की तरह पालने का भी अधिकार नहीं है, उनको लोग खा भी रहे हैं। तो जब इस तरह की गतिविधि मानव जाति की निरंतर रूप से चलती रहेगी, तो वो संसाधन या वो जीव जंतु या वो जानवर जिनकी आप इलीगल आपराधिक तरीके से तस्करी कर रहे हैं और उनपे कोई नियम या कानून नहीं उस तरीके से हैंडल हो पा रहा है, तो वक्त के साथ साथ दैट इज ऑल्सो ए मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बात आई समझ में? यस सर। आई वांट मोर रिस्पॉन्स। गुड, सिमरनजीत, शगुन, प्रिया, अतीक, अवैस, मुश्ताक, हरमित, जसकरण, मीर, सीमा, सरद। ठीक है, देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है, अगेन आई एम सेइंग इट इज मोर देन ए बुक सब्जेक्ट, इट इज ए सोशल सब्जेक्ट। इनमें हम उन्हीं चीजों की डिस्कशन करेंगे और इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि इट इज ए वेरी जनरल थिंग, बट इसके बाद भी इस सब्जेक्ट के द्वारा हमें बहुत सारी वो चीजें भी समझने और सोचने के लिए मिल रही हैं जिनको हम उतना सीरियसली नहीं लेते थे। हमने जो इस सब्जेक्ट में पढ़ा है, डिफरेंट साइकिल्स पढ़ी हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़े हैं, उनका होने से हमें क्या लाभ है और उनके ना होने से हमें क्या नुकसान होगा मानव जाति को। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ी हैं और सीखी हैं और समझी हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो डे टू डे लाइफ है, हम उन चीजों में और भी ज्यादा सजग और ध्यान लेके चलते हैं, बिकॉज यू आर द पीपल, यू आर द नेक्स्ट, यू आर द जनरेशन विच इज गोइंग टू कम आउट इनटू द सोसाइटी फॉर द रूलिंग पर्पस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज ए मोर देन ए बुक सब्जेक्ट, इट इज ए सोशल सब्जेक्ट। इट मे अपीयर टू बी बोरिंग समटाइम, बट एनी हाउ। लास्ट पॉइंट क्या हमने लिखवाया था थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इस पे देखिए, क्लाइमेट चेंज का ये सीधा अगर हम उस तरह से बात करें, अगर जो हमारा ये है वातावरण है, जो क्लाइमेट अगर एडवर्स हो जाए, यानी कि एक क्लाइमेट तो वो होता है दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एंड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बट अगर आपका ये जो वातावरण का वो है क्लाइमेट, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए या टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाए, देखिए पहले उतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो जो टेम्परेचर है दैट हैज स्टार्टेड राइजिंग
इन द ऑन द प्लैनेट अर्थ। पहले हर चीज जो थी वो बैलेंस में थी, बट नाउ दैट हैज कम टू एन इम्बैलेंस। अब अगर क्लाइमेट चेंज एडवर्स हो जाएगा, उससे जो प्रजाति उस क्लाइमेट में रहने की आदी थी वो क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त अगर नहीं कर पाती हैं, तो दैट विल बी ए थ्रेट टू दोज स्पीशीज एज वेल। आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत सी क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में बढ़ जाना। हमारे वायुमंडल में क्लाइमेट चेंज को हम देखते हैं इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच लीड्स टू द हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बहुत सी जो स्पेशीज हैं उनको अगर आदत है, दोज आर वल्नरेबल, यानी कि वो उस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो वो वक्त के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इट इज ए जनरल एग्जांपल आई एम गिविंग। एक प्रजाति होती है डॉग्स की, जो अंटार्कटिका वगैरह में ही मिलती है, मुझे अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। उस डॉग को अगर आप है ना चाहे कि जो हमारा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट डॉग, बट दिस इज ए वेरी वंडरफुल एग्जांपल। लोगों को बहुत आज की डेट में डॉग्स को एज ए पेट पालने का बहुत शौक रहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं किसी भी डॉग को या पेट को खरीदने से पहले कि वो किस वातावरण में रहने के लिए बना है। तो मेरे एक फ्रेंड ने जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो डॉग्स होते हैं, उनको उसने जब खरीदा और उसे पालना शुरू करा, तो उसको वाकई में उसके लिए एक एयर कंडीशनड हैबिटेट बनाना पड़ा ताकि वो डॉग सरवाइव कर जाए। बात आई आपको समझ में? यस सर। यानी कि वो जो डॉग की प्रजाति है वो गर्म एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप उसको गर्म एटमॉस्फेयर देंगे तो शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो नहीं सरवाइव कर पाए। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो गर्म एटमॉस्फेयर में या ठंडे एटमॉस्फेयर में रहने के लिए नहीं बनी है। उनको वैसा ही एटमॉस्फेयर जो प्रकृति ने प्रदान किया है वही उनके लिए है। ठीक है, अगर वहां का तापमान या वहां का एटमॉस्फेयर आप चेंज करते हैं तो वो प्रजाति वहां खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? यस सर। शगुन, अतीक, प्रिया, रोशन, जसकरण, हरमित, नवनीत, नितिन। यस सर। तो हमने ये कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करें? 1 मिनट के अंदर अर्पित फटाफट बता दो। एक बाकी है सर, डिजर्टिफिकेशन सर। अच्छा, डिजर्टिफिकेशन में मैंने आपको, अच्छा डिजर्टिफिकेशन रह गया। डिजर्टिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी भरे पूरे एरिया को, चाहे उसमें जंगल हो, चाहे उसमें प्राकृतिक संपदा हो, चाहे रिसोर्सेस हो, ठीक है, अगर उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट, बहुत ज़्यादा यूज में लेके आके उसको एक तरीके से बिल्कुल अनुपयोगी बना देना, उसको एक तरीके से बंजर होने के कगार पे ले आना, जो वो ज़मीन आने वाले समय में किसी भी काम की ना रहे, जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, या किसी लैंड का ओवर यूज कर लेना। ओवर यूज करने के बाद, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई जमीन है जहां जिसपे हम, जो जंगल की जमीन है जहां पे फॉरेस्ट उगते हैं, ट्रीज उगते हैं। ठीक है, अब ट्रीज अगर उगते हैं तो उस एरिया को बहुत उपजाऊ और बहुत बांध के रखा हुआ है। अब उस ट्रीज ग्रोइंग एरिया को पे हम ट्रीज की कटिंग करके या तो रहने के लिए बनाएं, या वहां पे हम एग्रीकल्चर या कोई और काम करने लग जाएं, तो उसकी जो उपजाऊ है, उसका जो इनहेरेंट क्वालिटी थी वो खत्म। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? दिस लैंड हैज नाउ बिकम डिजर्ट। तो दिस इज ए वे ऑफ मेकिंग ए फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्टिफिकेशन। बात आई आपको समझ में? यानी किसी भी जमीन का, उपजाऊ जमीन का इस हद तक इस्तेमाल करना कि उसकी उपजाऊ जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो वक्त के साथ खत्म हो जाना, तो वो फिर लैंड आ जाएगा
कैटेगरी में डिजर्टिफिकेशन की. तो दैट इज ऑल्सो ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. आगे बात समझ में? यस सर. ठीक है. अब आई विल गिव यू जस्ट 1 मिनट, सारे पॉइंट्स 1 मिनट में ब्रीफ कर दो वो अर्पित. अब इसमें मैं एक चीज और आपको बोलने जा रहा था कि देखिए ये बायोडाइवर्सिटी थ्रेट पर एक इन्होंने बहुत अच्छा पेपर लिखा है. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर. स्क्रीन क्यों नहीं दिखाई दे रही? अब दे रहा है दिखाई? नो सर. अच्छा ठीक है, मैं लिखवा देता हूं. देयर इज ए रिसर्च पेपर नेम्ड बायोडाइवर्सिटी डैश थ्रेट्स. इसको मैं दिखा दूंगा, तो लेक्चर का टाइम हो गया. द नेम ऑफ द रिसर्च पेपर इज बायोडाइवर्सिटी डैश थ्रेट. इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है. इनका साइटेशन भी बहुत अच्छा है. एंड दीज पीपल आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया and another author is from Center of Applied Biodiversity Science. Both are, one is from author is from Virginia, USA, second is from Washington DC. इन्होंने पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी पे बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है. आप इसका नेम नोट कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी डैश थ्रेट. और ये वाला मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा. ठीक है? ओके सर. With this, I would like to wrap up the lecture because I think you will be having another lecture now. So it's been nice talking to you. जो हमने आज डिस्कस किया है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इनको आप अपने नोट्स में बनाने की भी कोशिश कीजिए. ठीक है? ओके? यस ओके सर. सर. ठीक है. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.